नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज का आज हम अंतिम वीडियो, अंतिम चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, उनके सॉल्यूशंस देख लिए थे। ये जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संकलन आपके लिए तैयार किया है, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पर बेस्ड है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से हमने इन क्वेश्चनों का चयन किया है। साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हमने हेल्प के लिए यूज में लिया है, उनके प्रश्नों को भी हमने यहां पर शामिल किया है। साथ में इस साल बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने तैयार किए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से ये जो हमारा चैप्टर है 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इस चैप्टर में से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे अंक का, एक लघुत्रात्मक प्रश्न 1.5 अंक का और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 अंक वाला प्रश्न होता है, इसके साथ में आपको अथवा में भी प्रश्न मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा, 3 अंक वाले क्वेश्चन के साथ में अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपके पास में यहां पर चॉइस रहेगी, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपोर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। तो यहां पर हमने छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे आप पहला और दूसरा क्वेश्चन मतलब 1 और 1.5 अंक का क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से कर पाए। साथ में मैं आपको यहां पर 3 अंक वाला क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। यदि उसको उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 3 अंक का क्वेश्चन आराम से आसानी से सोल्व कर पाएंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो पहला पार्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको हम देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। ग्राही अशुद्धि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्थिति में होती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि है, ये 13वें वर्ग की अशुद्धि होती है और 13वें वर्ग के अंदर बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थेलियम हो गया। इनमें से यदि कोई है तो देखिए इनमें से इंडियम है हमारे पास में, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए ग्राही अशुद्धियां कौन कौन सी हैं हमारे पास में, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। तो ये 5 13वें वर्ग की अशुद्धियां हैं जो कि ग्राही अशुद्धियां कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर अधिक होते हैं। कौन से चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे? नेगेटिव चार्ज कैरियर। और नेगेटिव चार्ज कैरियर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज कैरियर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परम शून्य ताप पर, कितने ताप पर? परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता शून्य होती है, चाहे नेज अर्धचालक हो चाहे अपद्रव्य अर्धचालक हो। परम शून्य ताप पर चालकता शून्य होगी, प्रतिरोधकता अनंत होगी। वो कुचालक की भांति काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है
इनमें चालकता बढ़ती है। तो परम शून्य ताप पर जब तापमान 0 केल्विन होता है तो इनकी चालकता 0 होती है, प्रतिरोधकता अनंत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्रों में दिखाए गए हैं, जहां V संयोजी बैंड है और C चालन बैंड है। ये चालन बैंड, ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, संयोजी बैंड, ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। चालन बैंड और संयोजी बैंड में यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो जिनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है वो अर्धचालक होते हैं। और यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0 के नजदीक, तो ये है चालक। ये क्या है? चालक है। और जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है वो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। क्या होंगे? कुचालक होंगे, इंसुलेटर होंगे। तो यहां पर हमारे को बताना है इनका ये पदार्थ क्रमशः कौन से हैं। तो ये तो हमारे पास में है अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास में है अर्धचालक, फिर चालक और फिर कुचालक। अर्धचालक, चालक और कुचालक। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कुचालक में संयोजी बंद और चालन बंद के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। ये एक्चुअल में बैंड है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का कितना गैप होता है? तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का गैप है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, और कुचालकों के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो इसमें कौन सा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये तो नहीं होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में हो नहीं सकता, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुचालकों के लिए, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित बैंड का एनर्जी गैप होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे दिखाए गए पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में खाली वृत्त हैं, भरे हुए वृत्त क्रमशः होल और इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करते हैं। खाली वृत्त तो बताएंगे होल को और भरे हुए वृत्त बताएंगे इलेक्ट्रॉनों को। ये आप चित्र देखें एक बार। ये हमारे पास में संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये भी होल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ये हैं। ये तो स्वयं संयोजक बंध बनाकर रखे हुए हैं। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में। देखो विद्यार्थियों, किसी भी अर्धचालक को बैंड को देखकर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कैसे हम देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि चालन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है वो तो वो एन टाइप है, और संयोजी बैंड में होलों की संख्या ज्यादा है तो वो पी टाइप है, और होलों की संख्या संयोजी बैंड में होल और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन यदि बराबर संख्या में है तो वो नेज अर्धचालक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं होल यहां पर है 5 और चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, तो होलों की संख्या ज्यादा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तत्पश्चात ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। किस टाइप का है? पी प्रकार का अर्धचालक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। क्रमशः कौन से होंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है? तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। होल क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक, और इलेक्ट्रॉन है ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, सॉरी होल होंगे। देखो इसको एक बार क्लियर करें, दोबारा सुन लीजिए कि पी टाइप में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, होल को हम वीवर भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्लियर? यदि दोबारा सुन लीजिए, पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल
और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं होल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः Np और Ne है। होल को Np से और इलेक्ट्रॉनों को Ne से। ये किसी सेमीकंडक्टर के अंदर है। ये किसमें? किसी भी सेमीकंडक्टर में। अब हमारे को ये पूछा है कि क्या है इनमें से कौन सा रिलेशन है। तो देखिए, एक शुद्ध अर्धचालक में दोनों की संख्या बराबर होगी, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। एक शुद्ध अर्धचालक में Np और Ne दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक अपद्रव्य अर्धचालक में बराबर होंगे, ये गलत है, क्योंकि पी टाइप में तो क्या होगा? Np बड़ा होगा, Ne छोटा होगा, और N टाइप के अंदर Ne बड़ा होगा, Np छोटा होगा। और नेज जो अर्धचालक होता है, शुद्ध जो अर्धचालक होता है, उसमें Np और Ne दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्क्रम अभिनति पीएन संधि की अवक्षेप परत के मध्य में विभव कितना होता है? देखिए, उत्क्रम अभिनति में पश्च बायस में जो विभव है वो बढ़ जाता है, विभव है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनके बीच अवक्षेप परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, विभव भी बढ़ जाएगा। VB बराबर EB इंटू डी, EB इंटू डी। तो हम जानते हैं कि D बढ़ेगा तो VB भी बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो विद्युत विभव है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिष्टकारी का कार्य है। दिष्टकारी का काम क्या है? तो दिष्टकारी है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती AC को किस में कन्वर्ट करता है? AC को DC में बदलने का काम करता है। AC को किस में बदलेगा? DC में बदलने का काम कौन करेगा? दिष्टकारी करेगा। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध है 25 ओम तथा उत्क्रम अभिनति में 2500 ओम है। नीचे दर्शाए परिपथ में डायोड में धारा होगी। इस सर्किट के अंदर धारा क्या होगी? तो देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे, ये उच्च विभव पर P भाग उच्च विभव से और N भाग निम्न विभव से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने पास में अग्र बायस में है। कौन से बायस में है? अग्र बायस की स्थिति में है। ओके, अग्र बायस में है। अब अग्र बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस है RF, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 25 ओम। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध, तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, हमारे पास में इसका जो रेजिस्टेंस 25 ओम 10 ओम ये हो जाएगा। तो ये हो गया 25 प्लस 10, ये हो गया 35 ओम। कितना हो जाएगा? 35 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 ओम हो जाएगा। फिर अपने पास में है धारा बराबर आ जाएगा अपने पास में वोल्टेज बट्टे में रेजिस्टेंस। वोल्टेज यहां पर इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है इनका अंतर कर लीजिए, तो V अपने पास में आ जाएगा 5 माइनस 0, 5 वोल्ट। कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया है। तो 5 बट्टे में रेजिस्टेंस कितना है? 35, तो 1 बट्टे में 7 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/7 एम्पियर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू है और निर्गत धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो देखिए,
फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जितना भी आप निवेशी संकेत लगाएंगे, निर्गत संकेत उसकी दुगुनी आवृत्ति का प्राप्त होगा। ये जैसे आपके पास में एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। यहां पर आपने कोई इस तरीके की प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की, आपको यहां पर इस टाइप की प्रत्यावर्ती दिष्ट वोल्टता प्राप्त होगी, ऐसी प्राप्त होगी। ऐसा लगाया, ये इनपुट है, ये है VI और ये है VO। क्या आउटपुट मिलेगा? आप यहां पर देखेंगे कि इसकी आवृत्ति यहां से इसका एक चक्कर होता है, इसका एक चक्कर होता है, तो इसके दो चक्कर हो जाएंगे। इसके कितने चक्कर हो जाएंगे? दो चक्कर हो जाएंगे। तो इसकी आवृत्ति न्यू है, इसकी आवृत्ति न्यू है, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, 2 न्यू हो जाएगी। इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 2 न्यू हो जाएगी। ओके, तो आवृत्ति दुगुनी होगी, तो यहां पर आवृत्ति कितनी हो जाएगी? दुगुनी होगी। निर्गत धारा की जो आवृत्ति है वो निवेशी की दुगुनी होगी, 2 न्यू होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पी प्रकार के अर्धचालक में, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? देखो मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जर्मेनियम यहां पर शुद्ध अर्धचालक है और उसमें क्या मिला रहे हैं? पी टाइप बनाना है। पी प्रकार के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। क्या मिलाना है? त्रिसंयोजी अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब हो गया 13वें वर्ग की। कौन से वर्ग की? 13वें वर्ग की अशुद्धि। 13वें वर्ग की मिलानी है। और 13वें वर्ग के अंदर कौन कौन से हैं? तो 13वें वर्ग के अंदर देखिए कौन कौन से हैं तत्व हैं। अपने पास में है बोरोन। क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो ये मिलाई जाएगी। तो ये भी मिला सकते हैं, ये भी मिला सकते हैं, ये भी मिला सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, देखिए कुछ ऐसे अर्धचालक भी होंगे जिन्हें 13वें वर्ग और 15वें वर्ग, देखिए शुद्ध अर्धचालक तो बनता है 14वें वर्ग का, लेकिन 13वें वर्ग और 15वें वर्ग के तत्वों को आपस में मिलकर भी एक अशुद्धि, एक अर्धचालक बना सकते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड एक अर्धचालक है। यह मिश्र अर्धचालक कहलाता है। कैसा कहलाता है? मिश्र अर्धचालक। जो तत्व अर्धचालक है इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम है। तात्विक, धात्विक अर्धचालक जिनमें धातु के होंगे। आगे बात समझ में? तो यहां पर मिश्र अर्धचालक है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है? किसी निज, निज का मतलब यहां पर नेज शुद्ध से है। किससे है? शुद्ध। जर्मेनियम में एंटीमनी परमाणु मिलाने पर बनेगा। एंटीमनी, देखो एंटीमनी जो है ये 15वें वर्ग का तत्व है, और 15वें वर्ग का तत्व यदि हम अशुद्धि के रूप में यूज में ले रहे हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कौन सा होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया है, बिस्मिथ हो गया है, ये सब क्या है? आर्सेनिक रह गया इसमें, एक आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है? 15वें वर्ग के तत्व हैं। और 15वें वर्ग के तत्व हैं यदि अशुद्धि के रूप में यूज में लेते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। फिर देखिए, किसी एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए? तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो होता है होल,
बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक तो क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक, सही बात है। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक, ये गलत है। होल अल्पसंख्यक, ये सही है। होल बहुसंख्यक, ये गलत है। तो इसका मतलब ए और सी में से आएगा। अब आगे चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो ये त्रिसंयोजी, ये गलत हो गया। पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा कि होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक है और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक के रूप में होते हैं। किस रूप में होंगे? अपमिश्रक के रूप में होंगे। क्या आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये तीनों ही 14वें वर्ग के तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है। इनकी विशेषता को देखो, ऊर्जा बैंड अंतराल और संयोजकता बैंड, चालन बैंड के द्वारा अंतर जो गैप होता है उनके द्वारा दी गई है, जो क्रमशः EgC, EgSi, Eg जर्मेनियम के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से हमने लिया है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल हो सकती है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर ले, समझते हुए तैयार कर ले। देखिए ये जो कार्बन है वो कुचालक की भांति काम करता है, तो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा होगा। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg का जो मान होता है, सिलिकॉन के लिए Eg का जो मान होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम का Eg का जो मान होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, कार्बन का इनसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा कार्बन का, तो सबसे ज्यादा किसका? कार्बन का। उससे कम सिलिकॉन का, सबसे कम जर्मेनियम का। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न है कि बिना बायस मतलब आप उनको अग्र बायस पश्च बायस में नहीं जोड़ रहे हैं। पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। आपने उनको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में जोड़ दिया, तो पी भाग से होल एन भाग की ओर गति करते हैं, क्योंकि वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होते हैं। क्या होंगे? विसरण की घटना घटित हो रही है। यहां पर क्या घटित हो रहा है? विसरण। क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। तो पी क्षेत्र में, पी भाग में होल की जो सांद्रता है वो एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है। एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ओके, समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। जब पी एन संधि पर अग्रदेशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, पीएन संधि पर अग्र बायस में यदि इनको जोड़ दें, अग्र बायस में क्या होता है? अवक्षेप पृष्ठ की चौड़ाई घट जाती है, अवरोधी विभव घट जाता है। अवरोधी विभव क्या हो जाता है? तो विभव रोधक को कम कर देता है। विभव रोधक को क्या कर देगा? अग्र बायस में कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन सी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अग्र बायस में, कौन से बायस में? अग्र बायस में पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं। अग्र बायस में पीएन संधि डायोड को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए ध्यान देंगे आप यहां पर, ये हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड है, ये इसका पी भाग है, ये एन भाग है। पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। तो देखिए माध्य थैलोसियानिस और एंथ्रासीन दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालक होते हैं। इनको आप ध्यान में रखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले भी 2 बार पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल, अल्पसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक पूछा है तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अपद्रव्य की संयोजकता कितनी होगी? देखो एक बार क्वेश्चन को एक बार पुनः सुन लीजिए कि जर्मेनियम क्रिस्टल है और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें कौन सी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी? तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी। एन टाइप बनाना है तो पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। कौन सी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी? पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता घटती है, डिक्रीज होती है, तो प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अग्रबायस में विभव प्राचीर बढ़ता है? नहीं, विभव प्राचीर घटेगा। अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ती है? नहीं, अवक्षय प्रत की चौड़ाई घटती है। बिल्कुल सही बात है, अग्रबायस में अवक्षय प्रत की चौड़ाई घटती है, पश्च बायस में, उत्क्रम बायस में अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न यहां पर देखेंगे और इनको एक एक करके बारीकी से यहां पर समझ लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर घटता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटता है। फिर देखिए हमें क्या पूछा है कि पीएन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर है एवं विभव रोधिका या रोधिका विभव 0.7 वोल्ट हो तो संधि पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। जो संधि क्षेत्र है उसके सिरों पर विभव का मान हमें दे रखा है, उसकी चौड़ाई हमें यहां पर दे रखी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए मैं एक रिलेशन आपको बता दूं कि EB बराबर होता है VB बट्टे में D। तो VB का जो मान है वो अपन को दे रखा है 0.7, D का जो मान है वो 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 की घात -6 बट्टे से ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो 0.7 गुणा 10 की घात प्लस में 6, तो ये आ गया 7 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र बनाइए। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का अपन को नामांकित चित्र पूछा है। तो देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर क्या होता है, बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है जिसको हम किसी अपने पास में एक होगा यहां पर ट्रांसफार्मर, और उस ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है P1 P2 उससे हमने यहां पर निवेशी संकेत लगाए हैं। निवेशी वोल्टता हमने यहां पर जोड़ी है। ये है VI और ये इस टाइप की होती है, ऐसी। ओके, यहां पर हम 2 डायोड लगा रहे हैं। दोनों डायोडों के N टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं। यहां से एक तार ऐसे, एक ऐसे, और यहां पर लगा देते हैं एक लोड प्रतिरोध। क्या लगाते हैं? लोड प्रतिरोध।
और इसी लोड प्रतिरोध के सिरों पर यहां पर आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। वो जो आउटपुट वोल्टेज है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में इस टाइप का मिलने वाला है। यह है डायोड D1 और यह है अपने पास में डायोड D2। ये इसका मध्य निष्कासी बिंदु कहलाता है और ये द्वितीयक कुंडली है ट्रांसफार्मर की। ओके, तो ये है अपने पास में एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र जो कि आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए इसके बी पार्ट में, ये तो इसका पहला पार्ट है, इसके बी पार्ट में हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.36 वोल्ट है। संधि पर 1.8 गुणा 10 की घात 2 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। तो इस संधि के लिए अवक्षेपरत की मोटाई क्या होगी, अवक्षेपरत की चौड़ाई मोटाई कितनी होगी। देखिए एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब की बार डी का मान पूछा है तो डी बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, पीबी बट्टे में ईबी, पीबी बट्टे में ईबी। वीबी का मान 0.36, ईबी का मान अपन को दे रखा है 1.8 गुणा 10 की घात 2 किलो वोल्ट। तो किलो का मतलब 10 की घात 3 और आ गया। तो यहां से आप देख ले में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे तो ये 36 बट्टे में 180 आ जाएगा गुणा 10 की घात -5। तो ये अपने पास में ये 5 बार में चला गया तो 0.2 10 की घात -5 ये मीटर में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -6 या 2 माइक्रोमीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। अपन को केवल और केवल इसका प्रतीक चिन्ह पूछा है। तो ये अपने पास में है पी, ये एन और ये है पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह। पी पार्ट में देखिए हमें क्या है, 40 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टता को अर्ध तरंग दिष्टकारी से गुजारा जाता है। तो निर्गत वोल्टता कितनी हो जाएगी। हालांकि इसमें कुछ ऐसा उल्लेख नहीं कर रखा कि भाई निवेशी कितनी दे रखी है, निर्गत कितनी है। तो देखिए निवेशी वोल्टता, निर्गत जो वोल्टता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो निर्गत वोल्टता की आवृत्ति पूछनी चाहिए थी इसको, निर्गत वोल्टता की यहां पर क्या आना चाहिए कि आवृत्ति। तो आवृत्ति उतनी ही रहेगी, आवृत्ति क्या रहेगी 40 हर्ट्ज रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जितनी आवृत्ति निवेशी वोल्टता संकेतों की होती है उतनी ही निर्गत संकेतों की होगी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए पीएन संधि डायोड की अभिनति को समझाइए। देखिए हमें यहां पर 4 अलग अलग स्थितियां दे रखी है और इन सभी स्थितियों में आपको हमको यह समझना है कि ये जो डायोड है वो कौन से बायस में है, अग्र बायस में है या पश्च बायस में। तो देखिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, यहां पर आप ध्यान दें एक चित्र के जरिए कि ये हमारे पास में जैसे पीएन संधि डायोड है। यदि इसके पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ दे तो यह अग्र बायस। कौन सा बायस है, अग्र बायस। इसका मतलब हो गया कि पी भाग उच्च विभव, ये क्या होता है उच्च विभव पर होता है, ये वाला जो भाग होता है वो निम्न विभव पर होता है। तो पी भाग यदि किसी न किसी तरीके से उच्च विभव पर है, एन भाग यदि निम्न विभव पर है तो वो अग्र बायस है। क्या है, अग्र बायस। क्या ऐसी स्थितियां है इनमें, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर तो है -12 और यहां पर है -5, तो इनमें से ये उच्च पर है। ये क्या है, उच्च, क्योंकि -5 -12 से बड़ा है। ये निम्न विभव पर है। तो यदि उच्च है वो पी भाग से और निम्न है वो एन भाग से जुड़ा हुआ है तो ये वाली जो स्थिति है ये
बायस की स्थिति है। कौन सी है? अग्र बायस। ओके, ये कौन से बायस में है? अग्र बायस में। ओके, अब यहां पर देखिए इसका जो वोल्टेज है 0 वोल्ट। कितना है भाई? 0 वोल्ट। इसका है -10, तो ये छोटा, ये निम्न है भाई। -10 क्या है? 0 से भी छोटा है। ये उच्च विभव पर है, और उच्च जो वोल्टेज है वो P भाग से, निम्न वोल्टेज N भाग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी अग्र बायस में होगा। कौन से बायस में होगा? अग्र बायस में होगा। फिर आप ध्यान दें, ये +5, ये +10, तो ये उच्च है। ये क्या है भाई? उच्च। इनको समझ ले में आप लोग, ये है निम्न वोल्टेज। तो उच्च वोल्टेज P भाग से और निम्न वोल्टेज N भाग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी अग्र बायस में है। कौन से बायस में है? अग्र बायस में है। डी वाली स्थिति देखें, डी वाली स्थिति में ये P भाग, ये N भाग, ये 0 वोल्ट और ये 5, तो ये उच्च है भाई। इन 0 और 5 में से ये उच्च है और ये निम्न वोल्टेज पर है। और निम्न वाला P से और उच्च वाला N से जुड़ा हुआ है, तो ये है पश्च बायस में। कौन से बायस में है? पश्च बायस में है। कौन से बायस में है? पश्च बायस में जुड़ा हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें देखिए क्या कहता है कि रोधी का विभव किसे कहते हैं? देखिए, जो अपने पास में पीएन संधि डायोड होता है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभव जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित ना होने दे, रोधी का विभव या अवरोधी विभव कहते हैं। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। देखिए, इसको मैं ए कह दूं, इसको हम बी कह देंगे। सबसे पहले ए पार्ट में, अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न वह विभव, अवक्षय परत के सिरों पर वह विभव जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित ना होने दे। अपने में से पारगमित ना होने दें, रोधी का विभव कहलाता है। रोधी का विभव कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? रोधी का विभव कहलाता है। फिर देखिए इसका बी पार्ट हमें क्या कहता है कि दिए गए पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में विभवांतर देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? विभवांतर। और देखिए विभवांतर क्या है? इसका विभव है 5 और उसका विभव है -1, तो ये आ गया 6 वोल्ट। कितना आ गया? 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना आ गया? रेजिस्टेंस आगे अपने पास में ये 300 + 20। प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R से लिख रहे हैं, इससे पुट कर रहे हैं, R से लिखा जा रहा है। रेजिस्टेंस अपने पास में आ जाएगा 300 + 20। 300 + 20 तो 320 ओम आ जाएगा। अब धारा बराबर होगा V/I। तो V का मान हमारे पास में है 6/320। तो ये अपने पास में देखिए कितनी बार में कट रहा है? आधा हो जाएगा, 3/160 एम्पियर आ जाएगा। 3/160 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये था 5वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्या कहता है हमें, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवर्ती 50 हर्ट्ज तो निर्गत आवर्ती कितनी होगी, निवेशी आवर्ती की दुगुनी होगी। निवेशी अपने पास में है 50, निवेशी अपने पास में कितनी है 50, तो निर्गत आवर्ती 100 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी 100 हर्ट्ज। इसके बी पार्ट में देखिए हमें पीएन संधि डायोड का पश्च बायस का चित्र पूछा है। ये अपने पास में पीएन संधि डायोड है, ये इसका पी भाग है, ये इसका एन भाग है, और इसको हमने यहां से एक सेल से बैटरी से हमने इसको संयोजित किया है, इस तरीके से हमने इसको जोड़ा है। ओके, तो इसको इस तरीके से जोड़ा है, तो यह है पश्च बायस। पी भाग को नेगेटिव से एन भाग को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, तो यह है अपने पास में पश्च बायस। क्या है भाई, पश्च बायस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए और दिए गए पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पहला हम देखते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो सिंपल सा चित्र। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर का निर्माण करना है। ये हमारे पास में है एक ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये इसकी प्राथमिक कुंडली P1 P2 और प्राथमिक कुंडली से आप जोड़ दीजिए एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत ये हमारे पास में है एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। यह निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता, इसको हम VI से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इससे यहां पर अपने पास में एक पीएन संधि डायोड यहां पर जुड़ा होता है, ओके। और इस डायोड के यहां से जुड़ा होगा एक लोड प्रतिरोध, और लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हम निर्गत वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे पास में है RL, ये है D, ये है द्वितीय कुंडली S1 S2, द्वितीय कुंडली S1 S2। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। दिए गए पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये अपने पास में माइनस में 3 वोल्ट निम्न, ये उच्च। तो यहां पर आप देखें विभवांतर, विभवांतर विभव में अंतर, तो विभव में अंतर V बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। कितना आ गया, 8 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस 210 और 30, रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने पास में 210 प्लस 30 240 ओम, 240 ओम। अपने पास में I बराबर कितना आएगा, V बटेवा R, तो 8 बट्टे में 240, तो 1 बट्टे में 30 एम्पियर आ जाएगा, 1 बट्टे में 30 एम्पियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए हमें क्या कहता है कि निम्न दिए गए चित्र में युक्ति Y का नाम लिखिए। देखो यहां पर निवेशी संकेत ऐसे हैं, निर्गत संकेत इस तरीके से मिल रहे हैं, तो Y है ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है विद्यार्थियों। यदि यहां पर आधे चक्करी होते, ऐसा होता, ऐसा, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता। तो क्या होता, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता। आगे देखिए क्या पूछा है कि दिए गए चित्र में संधि डायोड कौन सी अभिनति में है। ये 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ये -5 वोल्ट, तो 0 और 5 में से -5 में से ये निम्न है, और ये क्या है भाई, उच्च विभव पर है। और देखिए निम्न जो विभव है वो यदि P भाग से और उच्च विभव N भाग से जुड़ा हुआ है, तो यह है पश्च बायस में। कौन से बायस में है, पश्च बायस के अंदर ये जुड़ा हुआ है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हम लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सीधा सा है, मोटे मोटे सीधे से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
एक तो ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको चाहे अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछे चाहे पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछे, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। वैसे तो ये वाला जो प्रश्न है वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक, कुचालक और चालक में अंतर। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, हालांकि लास्ट ईयर पूछ लिया गया है तो इसको हम उतनी तवज्जो नहीं देते, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। साथ में अथवा में आपको ये वाला प्रश्न मिल सकता है, ये वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, इनके परिपथ चित्र, पीएन संधि डायोड के बारे में एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल 100% पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थियों कई बार क्या होता है कि जो 3 अंक का क्वेश्चन होता है उसको भी 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम, तो माध्यित थैलोसियानिस और एंथ्रासीन, निम्न में से दाता अशुद्धि छांटिए, तो दाता अशुद्धि हो जाएगी आर्सेनिक, ग्राही अशुद्धियों के 2 उदाहरण दीजिए, तो ग्राही अशुद्धियां जो 13वें वर्ग की है, तो बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, थेलियम हो गया, गैलियम हो गया। नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो कुछ ऐसे सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन को मिलाकर भी एक बड़ा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा वीडियो। यदि आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो विद्यार्थियों आप कमेंट करके बताइए कि अब आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपको कौन से टॉपिक नहीं समझ आ रहे या कौन से टॉपिक की वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं। और जैसा कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, देखा है, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है कई बच्चों की वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो वैसे तो कोई न्यूमेरिकल का कोई फिक्स पोर्शन तो नहीं होता, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जहां से पूछे जा सकते हैं उनको हम खोद कर निकालेंगे। आने वाले वीडियोस में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो देखेंगे ही, और आप साथ में कमेंट करके हमें यह भी बताइए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।